हेलो, नमस्कार। आप सभी का द फ्यूचर कोचिंग में स्वागत है। और आज जो हमारा पॉलिटी में टॉपिक है वो हम कर रहे थे मौलिक अधिकार, और उसी जो मौलिक अधिकार की जो कड़ी है उसी को आज हम जारी रखेंगे। क्योंकि उस दिन हमने सिर्फ समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी तक ही किया था। तो आज हम बाकी के जो राइट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपके जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। और आई होप के सेशन के एंड तक आपको जो बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर वो आप सबकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम एक रिकैप ले लेते हैं, क्विक सा रिकैप कि कैसे कैसे मौलिक अधिकार जो है वो शुरुआत हुई, हमने कहाँ से लिए, कौन से पार्ट में वर्णित हैं और क्या क्या इसमें मेजर चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल्स फंडामेंटल या फिर हिंदी में इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहले आपको लेना है। पहला क्वेश्चन यही है कि वो लिए कहाँ से गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। अमेरिका से, और अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से ये लिए गए। इसे हिंदी में भी लिख लीजिएगा, वही प्रोनाउंसिएशन रहेगा, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स से जो है ये लिए गए हैं। और उसके अलावा जो है आपने सुना होगा कि यूडीएचआर आया था 1948 में, ये डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसे इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में इसका बहुत लंबा प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये 1948 में आया था। और 1948 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिक्लेयर किए गए थे। क्यों डिक्लेयर किए गए थे? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था कि दो बड़ी मेजर घटनाएं हुई थी। एक तो हिटलर वाली, कि हिटलर ने जूइश जो हैं उन पीपल को होलोकास्ट किया था। और दूसरा जो घटना हुई थी वो थी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम फेंका था, एटम बम, उसकी वजह से। तो युद्ध में जो है अदर कंट्री जो है उस कंट्री के सिविलियंस को टारगेट कर रही थी, जिसकी वजह से जो मेजर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में यूडीएचआर जो है ये डिक्लेयर किया गया 1948 में। और इसकी डेट आपको याद रखनी है, 10 दिसंबर, लिख लीजिएगा इसको, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। और 10 दिसंबर 1948 को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस जो है ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर 1948 को, क्योंकि इस दिन जो ह्यूमन राइट्स हैं इनका डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये तो बात हुई, हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है, बिल ऑफ राइट्स से लिया है। और यूडीएचआर 1948 में से भी इसमें कुछ चीजें ली गई है, क्योंकि हमने ये साइन कर लिया था 1948 में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 1948 में बन करके तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 में। तो इस डेट तक हमने ये साइन भी कर लिया था, और इसके कुछ फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें आए भी हैं। तो ये तो बात हुई कि हमने बिल ऑफ राइट्स से कहाँ से लिया। और इसको एक और चीज है कि ऐसा पूछा जाता है कि
भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो इसी को कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। तो आप इसमें लिखेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अब ये तो हमारी बात पूरी होगी कहाँ से लिया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हमें देखने हैं कि प्रावधान क्या क्या है, बेसिकली कौन कौन से जो है प्रोविजन दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है कि सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए गए हैं, ये भाग 3 में दिए गए हैं, यानी कि पार्ट 3 में, ये पार्ट 3 में दिए गए। उसके साथ साथ आपको ये चीज याद रखनी है कि ये कौन कौन से अनुच्छेद डील करते हैं। तो 12 से लेकर 32 तक जो नहीं 12 से लेकर 35 आपने याद रखना, 32 तक तो फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक जो है ये वर्णित है। और इसमें अगर हम केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करें, क्योंकि बाकी के ये प्रोविजन है, केवल फंडामेंटल राइट्स है 14 से लेकर के 32 तक, ये 12 से लेकर 35 तक पूरे आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अदर प्रोविजन भी दिए गए हैं। और 14 से लेकर 32 तक जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, यानी 6 मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। तो अब बात आती है हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। इसमें हमने एक और बात भी इसमें चर्चा की थी हमने इस बारे में कि पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। क्या आपको पता है क्यों? कौन सा था 7वां? 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो पहले ना हमारे 7 फंडामेंटल राइट होते थे, मैं इसे स्टार बना के लिख रही हूँ। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, और जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये बाद में नल एंड वॉइड कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू खत्म किया? ये 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया था, या इसे आप लिख सकते हैं 44वां संशोधन, 44वां संशोधन। और कब आया था ये? 1978। 44वां संशोधन 1978 में इसे खत्म कर दिया गया था, यानी कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार खत्म हो गया। और ये फिर क्या बना दिया गया? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और कानूनन अधिकार जो है ये बना दिया गया था, लीगल राइट बनाया था। और कहां पर इसके प्रोविजन? इसके प्रोविजन बनाए गए आर्टिकल 300A में। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 300A में जो है अब ये एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये अब एक लीगल राइट है, लीगल और उसके साथ साथ कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार के जो प्रावधान है अब कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 300A सही आंसर यही है। इस पर आप टिक लगाएंगे, अनुच्छेद 300A जो है इसमें अब संपत्ति के अधिकार के प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। तो अब हम अपने 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 6 जो हमारे मूल अधिकार भी इनको बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो वो एक ही बात है। अगर आपको कहीं पे ये मूल अधिकार लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो हो सकता है लैंग्वेज में मूल अधिकार लिखा हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना कि ये तो हमें पढ़ाया भी नहीं है मूल अधिकार क्या होता। तो मौलिक अधिकार हो या मूल अधिकार हो या फंडामेंटल राइट्स हो, ये तीनों चीजें सेम है। तो अब हम बात करते हैं अपने 6 फंडामेंटल राइट की, और इनको बहुत बाय हार्ट आपको याद करना है। तो सबसे पहला आएगा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? ये है 14 से लेकर के 18 तक, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। फिर है सेकंड राइट है हमारा। अब सेकंड राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम,
फ्रीडम कौन सा है, कौन से नंबर पर है, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये 18 पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 19 से लेकर 22 तक जो है ये है दिया गया है। सेकंड थर्ड राइट जो है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के इसकी भी हिंदी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम को हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को क्या कहेंगे हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे 22 पे खत्म हो रहा है, तो हमारा आर्टिकल शुरू होएगा 23 और 24, तो इसमें बस दो ही आर्टिकल है 23 और 24। एक तो बात करता है बंधुआ मजदूरी को लेकर कि हमारे यहाँ पर बंधुआ मजदूरी नहीं है, दूसरा बात करता है बाल परिश्रम को लेकर यानी कि चाइल्ड लेबर को लेकर, यानी कि 23 और 24। तो इसमें आप लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ आपका इसमें राइट आता है, फोर्थ राइट जो है ये 24 पे ही एंड हो रहा है, तो फोर्थ आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये बात करता है आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, और इसमें लिखा हुआ है बेसिकली धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसे आप लिखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ राइट है, और ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, 29 से लेकर ये 31 तक, 30 तक ये लिखा हुआ है, क्योंकि 1 को अबोलिश कर दिया गया है, 31 आर्टिकल जो है ये अब नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया है। और 6 हमारा फंडामेंटल राइट आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को हिंदी में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 लिखने से पहले। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट आता है हमारा 6 अधिकार, यानी कि 6 राइट जो है, यानी छठा, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आर्टिकल 32, और इसमें बस आपको एक ही बात इसमें बार बार याद रखनी है आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 के तहत आपको याद रखना है रिट्स, और रिट्स जो हैं ये कौन जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट को कहते हैं हिंदी में प्रादेश, यानी कि प्रादेश जो है वो ये जारी कर सकते हैं। और किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने लिए रिट्स जो है रिट इशू करा करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी तक आपको ये चीजें याद हुई कि कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स के को लेकर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ राइट, तो उसके बिल ऑफ राइट्स से ये लिया है हमने। उस
उसके साथ साथ इसमें हमने यूडीएचआर से भी कुछ प्रोविजन लिए हैं, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इनसे भी लिया है। 1948 में डिक्लेयर हुए थे। इसकी एग्जैक्ट डेट है जब ये फोर्स में आया था 10 दिसंबर 1948, और 10 दिसंबर 1948 को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट थर्ड जो है ऐसा लॉ बना है कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। प्रोविजन अगर हम देखते हैं तो प्रोविजन इसके आपको मिलेंगे भाग 3 में, यानी कि पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है उसमें इसके प्रोविजन लिखे गए हैं। तो अभी तक आपको पार्ट भी याद रखने हैं। तो पहले पार्ट में तो हमने पढ़े थे क्षेत्र, संघ व उसके क्षेत्र, संघ व उसके क्षेत्र, पार्ट 1 में हमने पढ़े थे। और पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा है, नागरिकता, है ना। हमने पार्ट सेकंड में क्या पढ़ा था, नागरिकता। और पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट। पार्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस तरह से आपको पार्ट भी याद रखने हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये दिए गए हैं। जो 6 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर 32 में ये डिफाइंड है। 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये रिपील हो गया था संपत्ति का अधिकार, और ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। फिर आते हैं हम अपने 6 फंडामेंटल राइट पर। तो 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, यह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं 1930 में, 19 से लेकर के 29 से लेकर के 30 तक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32 में। तो अब हम राइट टू इक्वालिटी तक हमने किया था, लेकिन राइट टू इक्वालिटी को जो है हम फिर से पढ़ेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है उसको हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, प्रोविजन क्या क्या है राइट टू इक्वालिटी में, समता का अधिकार में। और आर्टिकल आप याद करते जाइए। इस बार जो है आपका सैटरडे का टेस्ट जो है वो बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया, लेकिन लाइकली आने वाले सैटरडे में आपका टेस्ट होगा, तो उसमें इसमें से भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप इनको बाय हार्ट अभी ही रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसमें जो है हमारा पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये दिया गया है। तो इसको बहुत क्विकली हम करेंगे क्योंकि हमने पहली क्लास में भी इसको किया था। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जिसे बहुत बहुत सारी किताबों में ये आपको मिलेगा, ज्यादातर मिलेगा समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। और कुछ कुछ इस वर्ड को जो है समता को समानता से जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं कि इसका पर्यायवाची है समानता। तो कहीं कहीं आपको ये समानता भी लिखा हुआ मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में हमने आर्टिकल की बात की है 14 से लेकर के 18, तो हम अब 14 से लेकर के 18 जो है उसकी बात करेंगे। तो इसमें आर्टिकल 14 जो है इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और या रूल ऑफ लॉ और उसके अलावा भी एक वर्ड है, हाँ, विधि द्वारा शासन, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, द्वारा शासन। ये जो विधि का रूल ऑफ लॉ जो है, ये जो प्रोविजन है अनुच्छेद, मैंने लिखना था अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में ये जो रूल ऑफ लॉ वर्ड है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि विधि
का शासन जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉ के अबव नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, वेदर इट इज रिच, चाहे कोई पुअर है, धनी है, निर्धन है, कैसा भी है, वो पर्सन जो है कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है और कानून की नजर में जो है वो सब समान है। और फिर इसमें एक और फीचर है विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन में लिखा हुआ है कि जो भी कानून में प्रोवाइड किया गया है, जो भी लॉज में दिया गया है, उसके हिसाब से ही जो है सब पर कानून लागू होगा। जो लॉ में प्रोवाइड नहीं है उसके अलावा और कोई भी जो प्रोविजन है वो किसी पर लागू नहीं होगा। जो भी विधि में दिया गया है यानी कि लॉ में दिया गया है उसी हिसाब से जो है कानून सब पर लागू होगा। तो ये दो प्रोविजन जो है इसमें दिए गए हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination only on the basis of only on the basis of grounds। इसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप नहीं कर सकते हैं। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स जो प्रोवाइडेड है, सबसे पहला आता है रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब है कि आप इन उस पे ग्राउंड्स पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन से ग्राउंड्स पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते? धर्म के आधार पर आप नहीं कर सकते, या उसकी जाति के आधार पर नहीं कर सकते, या उसकी नस्ल के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर उसका जन्म स्थान क्या है, उसने कहाँ जन्म लिया है, इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, और या फिर उसका लिंग क्या है, वो वेदर इट इज फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर, उसके आधार पर भी आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 के तहत ही जो एक ये है एक लॉ आया था जो कि एससी और एसटी के प्रोटेक्शंस के लिए आया था, तो वो भी इसी से रिलेटेड है कि एक पर्टिकुलर जाति के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव कम कर दिया जाए। तो आर्टिकल 15 और 17 अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो लिंक्ड है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे, रेस के, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के बेसिस पे। यानी कि पहले आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जगह बना दी जाती थी कि इस कुएं से जो है पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पानी ले सकते हैं, वो अदर जगह से पानी नहीं ले सकते थे, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे लोग, और उनको पर्टिकुलर जो जगहें बनी हुई थी हायर का जो हायर क्लासेस अपने आप को कहते हैं उनके लिए कि ये पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते या इस स्थान पर नहीं जा सकते, और कुछ जगहों पर तो उनको मंदिरों में जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो इस तरह के जो भेदभाव होते हैं जाति के आधार पर और पर्टिकुलरली रिलीजन के आधार पर या रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, तो ये जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और किस किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 में ये बात लिखी हुई है। तो आपको याद होगा महाड़ सत्याग्रह, अगर आपको याद हो, महाड़ एक जगह है, महाड़ या इसे महाड़ भी कहते हैं, महाड़ या महार। तो महाड़ जो है, महाड़ सत्याग्रह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, और इस सत्याग्रह में जो है महाड़ महाराष्ट्र में स्थित है, और एक कुआं था और वहां पर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा कि ये हमारे साथ भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो महाड़ गए और महाड़ के कुएं से पानी निकाल के उन्होंने पिया था। और वो जो एक नोशन बना हुआ था इतने
सालों से कि यहाँ पर दलित जो है या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कोई भी जाति के जो लोग हैं वो पानी नहीं पी सकते, तो उन्होंने इसको तोड़ा था और महाट सत्याग्रह के नाम से ये घटना जानी जाती। तो आर्टिकल 15 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसके साथ साथ सभी के लिए है कि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आपको कह दिया जाए कि आप तो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हम आपको यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते, तो ये तो आपके लिए कैसे कह सकते हैं कि ये तो आपके इस आर्टिकल का वायलेशन है। जब आप कोई भी अब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां आपसे रिलीजन नहीं पूछा जाता। रिलीजन एक नॉर्मल एक जो डेटा है वो लिया जाता है, फॉर्म फिल करते समय आपसे जरूर पूछा जाएगा, लेकिन उसका मतलब सिर्फ डेटा लेना है ताकि आपको रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उस पर्पज से, इस पर्पज से नहीं पूछा जाता कि वो आपको नौकरी ही नहीं देना चाहते हैं। तो आर्टिकल 15 भेदभाव से संबंधित है कि इन ग्राउंड्स पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी in the matter of public employment, in the matter of public employment, public employment, यानी कि इसमें आपको याद रखना है कि आप सभी को समान अवसर प्राप्त है, समान अवसर प्राप्त है, समान अवसर प्राप्त है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, या तो सरकारी रोजगार इसे कह सकते हैं या फिर लोक रोजगार या फिर सरकारी रोजगार में। यानी कि आप पब्लिक, अगर आपको गवर्नमेंट किसी भी चीज में एम्प्लॉय कर रही है तो आपको समान अवसर प्राप्त है, यानी कि जो ऊपर वाला आर्टिकल है उसी की तरह आपको रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपको उसमें अवसर दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हम ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से इसमें हम यूपीएसआई का ही एग्जांपल लेते हैं, आप यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चूंकि आप यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे पास आर्टिकल 16 है, तो आर्टिकल 16 के तहत आपको ये मना नहीं किया जा सकता कि आप क्योंकि किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपीएसआई के पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी रोजगार के अवसर है वो सबको समान रूप से दिए जाएंगे। जब भर्ती निकालते हैं तो वहां पे ये नहीं लिखा होता ना कि केवल इसी रिलीजन के लोग इसको फॉर्म को फिल करें या केवल इस जाति के लोग इस फॉर्म को फिल करें, नहीं होता ना, सभी के लिए होता है ना। जब भर्तियां निकलती है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो सभी के लिए होता है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आपको समान अवसर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसे हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा, नीचे लिखने का वो भी नहीं है हमारे पास। तो आर्टिकल 17 हम देखेंगे क्या है। तो आर्टिकल 17 जो है यानी कि अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आपको पता है क्या होता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या होता है क्या अनटचेबिलिटी? जो हमने बात की थी कि एक छुआछूत जैसा व्यवहार होता था कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट को अगर आप टच भी कर दोगे तो आप अशुद्ध हो गए, मतलब ऐसा कहा जाता ना कि एक कास्ट हायरार्की बनी हुई थी,
ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य और उनके नीचे जो थे शूद्र। तो शूद्र के बारे में ये कहा जाता था कि पहले, अब नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि अब तो आप किसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, आपको नहीं पता किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो वो जो एक नोशन बनी हुई थी कि हायर कास्ट जो है ना, वो शूद्र की अगर परछाई भी पड़ जाए, एक ब्राह्मण के ऊपर ऐसे कहा जाता था कि अगर परछाई भी पड़ जाए तो भी वो अशुद्ध हो गया। तो ये जो नोशन बनी हुई थी ये अस्पृश्यता से रिलेटेड थी। और अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन हमारे यहाँ पे हो चुका है और हमारे आर्टिकल में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी बने हैं। और एक SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बना है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, सिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट आया, ये 1989 के आसपास आया था और इसमें बाद में भी कुछ सुधार हुए हैं एट्रोसिटीज एक्ट। और इसको बाद में सिविल राइट्स एक्ट भी बना दिया गया था, राइट्स सिविल राइट्स एक्ट बना दिया गया था बाद में, इसका नाम चेंज करके। तो ये कैसा एक्ट है कि एसटीज के साथ में जो है हिंसा होती थी उनके पर्टिकुलर कास्ट से होने की वजह से, और उनको जो है बहुत ज्यादा जो है सोशली बहुत एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है। अभी भी वैसे बहुत सारा सोशल एक्सक्लूजन जो है उनको झेलना पड़ता है। और उसके विरुद्ध जो है एक कानून बना था, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। और इसमें ये कहा गया था कि पर्टिकुलर किसी के साथ भी, कोई भी पर्सन अगर SC/ST से बिलोंग करता है, उसके साथ हिंसा हुई किसी भी काइंड की, या उसको किसी भी तरह से अब्यूज किया गया, वर्बली भी अब्यूज किया गया, उसके नाम को लेकर उसको अब्यूज किया गया, या आप शब्द उसको बोले गए, तो उस पर्सन को जो है फाइन भी देना पड़ेगा और उसको जेल भी होगी। तो इस एक्ट में वो लिखा हुआ है। इसीलिए SC/ST एक्ट में अगर किसी पर्सन को पकड़ लिया जाता है तो उसकी जल्दी से बेल भी नहीं होती है। तो ये इस तरह का कठोर कानून बनाया सो दैट के जो अस्पृश्यता है, ये छुआछूत है, इसको जो है पालन ठीक से किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इसमें है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप जो पहले वो होती थी ना, उपाधियां होती थी पहले कि महाराजा ऑफ पटियाला या महाराणा वहां के, या वहां के राजा, या वहां के नवाब, या इस तरह से होते थे ना, अपने नाम के आगे लगाते थे ना महाराजा, ये जैसे महाराजा हरि सिंह थे या अभी महाराजा करण सिंह है, इस तरह से नाम के आगे लगते थे ना सुफिक्स वगैरह टाइटल। तो गवर्नमेंट ने जो है ये टाइटल अबॉलिश कर दिए कि कोई अपने नाम के आगे राजा वगैरह नहीं लगाएगा, किंग वगैरह नहीं लगाएगा। और जो भी ये टाइटल्स थे किसी और ने भी दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो अगर आपको किसी बाहर देश से आपको उपाधि भी मिली है, वो भी आप यूज नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कंट्री से आपको ऑनर मिला तो आप वो उपाधि भी अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब था अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है उपाधि। कहीं से भी आपको अगर कोई भी उपाधि दी गई है तो वो आप यूज नहीं कर सकते। तो इसमें जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल में कोई भी उपाधि है आप वो यूज नहीं कर सकते अनलेस 1954 में, इस डेट को आपको याद रखना, 1954 में हमारे यहाँ अवार्ड्स बनाए गए, मतलब भारत के भारत रत्न, जो इंडिया में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्मश्री, या पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो इस तरह के जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण 1954 में ये बनाए गए थे। इनका 1954 से जारी हुए ये अवार्ड। तो अब इनके अवार्ड के आगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का मैंने एग्जांपल दिया था, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न
दिए जाने के बाद क्या कोई उनको कहता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? इवन वो खुद अपने नाम के आगे उन्होंने कभी नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई कि ये भी तो टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो है 1954 में जो रूल बना है, यानी कि हम भारत रत्न का नाम लेंगे, भारत रत्न, ये मेरिट पे दिए गए हैं। मेरिट का मतलब है कोई मेधावी है इसलिए उसे दिए गए हैं। कोई भी मेधावी है यानी कि किसी ने भी बहुत रिनाउंड जो है वो काम किया है, ये इसलिए उनको दिए गए हैं। ये किसी भी तरह के टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते। यानी कि अगर किसी को भी अवार्ड दिए गए हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तो वो अपने नाम के आगे जो है इनको अगर यूज भी करें तब भी ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ये उपाधियां नहीं है, ये मेधावी है। मेधावी यानी मेरिट के ऊपर जो है ये दी गई है। यानी कि आपने सचिन तेंदुलकर ने जैसे खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है तो उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनके नाम के आगे नहीं लिख सकते, ना वो अपने नाम के आगे उसे बोल सकते हैं कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हूँ। जैसे अभी आपने सुना लाल कृष्ण आडवाणी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। तो ये जो है इनको ये भारत रत्न दिया तो गया है, लेकिन इनको हम तो कह सकते हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी 18 के तहत, आर्टिकल 18 के तहत। क्यों? क्योंकि ये नेशन अवार्ड है, ये काइंड ऑफ अवार्ड है, और अवार्ड जो है वो टाइटल की कैटेगरी में, नेशनल अवार्ड जो है वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते। तो उन्होंने ये कहा था। तो आर्टिकल 18 तक हमारा हो गया है, इससे 14 से लेकर 18 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें बाकी के जो आर्टिकल करने हैं उसमें, बाकी के आर्टिकल्स में हम ज्यादा डेप्थ में हमने नहीं पढ़ना है, हमें बहुत स्क्रैच से पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और 21A भी मैं बताऊंगी आपको, 21A और आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 क्या बात करता है? ये करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सारे आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंडर में आते हैं। ये सारे आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंडर में आते हैं। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसको हम लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम जो है इसमें कुछ 6 राइट हैं, उनको आपको दिया गया है राइट टू फ्रीडम में। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि भाषण का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? भाषण का अधिकार। और इसके अलावा इसमें 6 राइट्स आपको दिए गए हैं कि आपको कैसी फ्रीडम है। एक तो भाषा की, भाषा की स्वतंत्रता है। दूसरी, आपको मूवमेंट की स्वतंत्रता है, यानी कहीं भी आने जाने की। और इसको कह सकते हैं आप, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को क्या कहेंगे? आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की। रेजिडेंस की यानी निवास की, आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी जगह पर आप रह सकते हैं। थर्ड, आपको थर्ड ये नहीं, थर्ड निवास के साथ साथ आपको किसी भी तरह का जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। एसोसिएशन करने की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप किसी भी तरह की एसोसिएशन बना सकते हैं, या किसी भी तरह का जो है एक तरह से उसे क्या कहते हैं, एसोसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन एसोसिएशन का मैं मतलब बता देती हूँ आपको। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि एक तरह से आप समूह किसी भी तरह का बना सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है एनजीओ बनाते हैं लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि
अलग अलग कास्ट में, अलग अलग समाज में एक उनकी खुद की भी एक समिति बनती है। जैसे आपने ब्राह्मण समिति सुना है ना, ऐसी समिति बनती है। तो हमारे मुस्लिम्स में भी बनती है। मतलब इवन मुस्लिम्स में यहाँ पे जैसे कि कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो उनकी अपनी अपनी समिति बनती है। तो ऐसे जो समितियां बनती है ना, एसोसिएशन जो बनती है, तो वो इस कैटेगरी में आती हैं कि आप जो है एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आपको है, और फ्रीडम ऑफ क्या कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन है। यानी कि आप कुछ भी कार्य करना चाहे, कोई भी कारोबार करना चाहे तो आपको मना नहीं किया जाएगा, अनटिल और अनलेस जो है वो कारोबार बहुत ज्यादा हैजार्डियस नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिकल इसमें दिए गए हैं ना, इनमें इन आर्टिकल में लिखा गया है कि इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी कि इन पे जो है रेस्ट्रिक्शंस यानी कि इन पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब कब लगाएगी गवर्नमेंट? अपने मन से तो नहीं लगाएगी ना। कब लगाएगी प्रतिबंध? अगर ये भारत की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कुछ भी हो रहा है इन इन उसकी वजह से, राइट्स की वजह से, तो वो जो है गवर्नमेंट उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप क्या नहीं कर सकते? किसी की मानहानि नहीं कर सकते, है ना। किसी की मानहानि थोड़ी कर सकते हैं। जैसे आपने मानहानि के बहुत सारे मुकदमे सुने होंगे। रिसेंट वन आपको राहुल गांधी वाला पता ही है। राहुल गांधी जी ने मोदी कम्युनिटी को लेकर कोई स्पीच दी थी अपनी, कि उन्होंने कहा था कि ऑल मोदीज आर थीव, यानी सभी मोदी चोर हैं, या चोर क्यों हैं। तो मोदी कम्युनिटी जो है वो भड़क गई और इन्होंने मोदी जो राहुल गांधी है इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। और ये स्पीच राहुल गांधी ने कब दी थी? 2019 के इलेक्शन में। तो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हुआ और उसकी वजह से, मानहानि की वजह से, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हुई थी। और उसके बाद जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तब जाकर के उनकी सदस्यता बहाल हुई है। तो आपको याद रखना है कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसलिए है कि अगर कोई भी जो है आप कुछ भी बोल रहे हैं भाषा में, तो एक तो वो मानहानि नहीं होनी चाहिए, दूसरी वो हेट स्पीच स्पीच नहीं होनी चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या समुदाय के खिलाफ आप कुछ भी कहते हैं ना कि उसे उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कुछ हेट स्पीचेस के केसेस सुने होंगे। रिसेंट वन जो है ये है एक धर्म संसद हुई थी उत्तराखंड में, और वहां पे हेट स्पीच हुई थी। और उस स्पीच में जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारने के लिए कहा गया था कि इन सबको मार डालो, इस तरह से कुछ कहा था उस हेट स्पीच में। तो फ्रीडम तो है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, आपको मूवमेंट भी है, रेजिडेंट भी है, व्यवसाय की भी है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी। यानी कि भारत की एक तो आप अखंडता को बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। अगर वो भारत को की अखंडता को खतरा पहुंचा रहा है या उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है, तो इन पर गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो अब इसमें नेक्स्ट ये तो हो गए 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं 20 के तहत। 20 में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी कि आपने किसी भी तरह का जो है अपराध किया है, तो उस अपराध के अगेंस्ट में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रोटेक्शन है कि यदि आपने कोई भी अपराध किया है किसी भी तरह का, तो अगर कानून नहीं है, बिना किसी कानूनी उल्लंघन के आपको पनिश नहीं किया जा सकता। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है तभी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। यदि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसमें एक और चीज लिखी है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी।
एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरा है, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जिसमें क्या होता था, मारा किसी और ने है और गुनाह कबूल कोई और कर लेता था। मूवी में होता है ना, मालिक ने मार दिया और नौकर बहुत अच्छा है बेचारा, दबाव में आके मालिक को बचाने के लिए, या मालिक ने धमकाया कि तू तुझे, या फिर उसको इतने सारे पैसे दे देता है उसकी फैमिली को कि तेरी फैमिली बिल्कुल खुश रहेगी और तू जो है ये गुनाह कबूल कर ले। तो वो पूरा पूरा साल जेल में रहता था, वो पूरी जीवन उसके परिवार को वो पैसे वैसे दे देते थे। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, और वो क्या करते हैं, वो बच जाते हैं, और जो छोटे मोटे होते हैं उनके सिर पर जो है इल्जाम आ जाता है। तो हमारे लॉ में ये प्रोविजन है कि आप अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते। मतलब आप अगर ये कहें कि ये मर्डर मैंने किया है, तो तब तक आप पर यकीन नहीं किया जाएगा जब तक जुडिशरी सारा कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर लेती। तो इसमें जो है मैं आपको एक केस, कौन सा वाला केस बताऊं, अभी रिसेंट वन वाला, ये आपने सुना होगा कि अभी लास्ट में एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा केस हुआ है, श्रद्धा वॉकर की डेथ हुई थी। और उसमें जो है उसका पार्टनर था जिसने उसे कुछ बहुत ज्यादा मारने के बाद, चॉप करने के बाद, बॉडी को काटने के बाद और जंगलों में फेंक आया था। वो उसकी बॉडी को काटने के बाद कुछ दिन फ्रिज में रखता था और धीरे धीरे वो डिस्पोज करता रहा, जंगलों में फेंकता रहा। अब जब पुलिस ने उसको पकड़ा, यानी कि उसके पिता ने, लड़की के पिता ने उसके खिलाफ एफआईआर करवाई, उस लड़के के, आफ्ताब नाम था उसका, और उसके खिलाफ जब एफआईआर करवाई तो उसने गुनाह कबूल लिया। उसने कहा कि हाँ मैंने उसे मारा है और मैंने उसकी बॉडी काट दी, और उसकी बॉडी को काट के मैंने पीसेस जो हैं वो उस जंगल में फेंके हैं, वहां वहां मैंने फेंके हैं। मतलब एक लोकेशन पे उसने कुछ नहीं फेंका, उसने अलग अलग लोकेशन पे फेंके। अब ट्रायल कोर्ट जो है ये तुरंत तो वो नहीं कर सकता उस पर यकीन कि इसने ही मारा है। हो सकता है मारा किसी और ने हो, वो उसे बचाने के लिए वो कर रहा हो, उसकी फैमिली मेंबर हो या कोई भी उसका बहुत जानने वाला हो, या वो किसी के दबाव में आके ऐसा कह रहा हो। तो कोर्ट ने क्या किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आई और पुलिस ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया कि उसने जो जो जगह बताई है वहां पर वो पर्टिकुलर लिख गए, और वहां पर जो वो रिसीव हुए हैं पीसेस, जो भी वहां से मटेरियल उनको मिला उसका डीएनए हुआ, टेस्टिंग हुई, उसके फादर से मैच किया, तो डीएनए जो है उसके फादर से मैच कर गए, और तब जाके जो है आफ्ताब दोषी ठहराया गया। तो ऐसे केसेस में भी जब वो बंदा खुद कह रहा है कि मैंने मारा है, मैंने इस तरह से मारा है, तब भी हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है किसी पर्सन को बचा रहा हो। तो इसमें अपने विरुद्ध जो है गवाही आप नहीं दे सकते। और ऐसे जो केसेस होते हैं ज्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम जो है इनमें भी होते हैं कि कोई बड़ा जो है वो क्राइम कर रहा है और वो किसी और को फंसा देता है पैसे वैसे दे करके। तो ये इसमें लिखे हुए हैं आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस में। और इसमें जो है एक और बात लिखी हुई है, ये आपने देखा होगा, ये कि एक अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं मिलेगी। यानी कि आपने सेम कोई मतलब आपने एक घर में 2 बार चोरी की है, तो आपको चोरी की जो सजा है वो ऐसे नहीं कि आपने जो पहले चोरी की थी उसकी सजा और इसकी सजा अलग मिलेगी। अगर अपराध एक ही जैसा है, चोरी का ही है, तो आपको बस चोरी की सजा मिलेगी, और वो भी 3 बार या 2 बार नहीं मिलेगी। आपने अगर एक बार की है तो एक बार, 2 बार की है, 3 बार की है, चोरी की है, तो उसकी सजा जो है आपको उसी हिसाब से मिलेगी। लेकिन अगर अपराध अलग अलग है कि किसी ने मर्डर भी किया है, साथ में रेप भी किया है, तो उसे रेप की भी दी जाएगी, उसको मर्डर की भी दी जाएगी, क्योंकि दोनों की सजा अलग अलग है, तो उसको दी जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि मान लो किसी को सजा दी गई, उसको रेप की तो दी गई है 10 साल और मर्डर की दी गई है 20 साल मान लो, तो ऐसा नहीं होता कि वो 10 साल काट लेगा तो उसके 10 साल इसी में ऐड हो जाएंगे, नहीं।
पहले वो 10 साल काटेगा रेप के लिए, फिर उसकी स्टार्ट होगी 20 साल, यानी कुल मिला के कितनी हो गई, 30 साल की सजा वो काटेगा। ऐसा बाबा राम रहीम के साथ में हुआ है। तो राम रहीम जो है, जिसके खिलाफ मर्डर के भी चार्जेस हैं और रेप के भी चार्जेस हैं, तो उसके साथ भी ऐसे होगा कि 10 साल की सजा अलग से काटेगा, 20 साल की सजा अलग से काटेगा। तो इस तरह से जो है ये आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 की तरफ, और आर्टिकल 21 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है, इसका मतलब है जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें आपको दिया गया है कि आपको जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और इस आर्टिकल के तहत जो है आपने सुना होगा कि इसमें है राइट टू प्रिवेसी या निजता का अधिकार। राइट टू प्रिवेसी। अभी ये 2017 में एक केस आया था, 2017 में पुट्टू स्वामी केस जो है ये आया था, इसको आप याद रखना, पुट्टू स्वामी। तो पुट्टू स्वामी केस जो है इसमें आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो जजमेंट दिया था पुट्टू स्वामी के तहत, इन्होंने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी जो है ये आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत जो है अधिकार है। यानी कि आपको किसी भी जो आपका जीवन जीने का अधिकार है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक उसको डिप्राइव करने के लिए कोई कानून ना बना हो। तो पुट्टू स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी जो है, यानी निजता का अधिकार जो है, इसको भी एक अधिकार घोषित किया। निजता यानी कि प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब आप अपनी निजी चीजें जो है, पर्सनल चीजें जिसे हम कहते हैं, वो आप अपनी पर्सनल रख सकते हैं। आपकी प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा दखल जो हुआ था वो था आधार के नाम पर। आपको पता है कि आधार जो है वो इस राइट का वायलेशन, राइट टू प्राइवेसी का। आधार में आपकी आईज का आइरिस जो है इसका स्कैन, की फिंगरप्रिंट, आपका नाम, आपका पता, आपके बारे में हर डिटेल आधार में ली गई थी। और वो डेटा किसके पास है, वो डेटा गवर्नमेंट के पास है। और इसे राइट टू प्राइवेसी के का वायलेशन भी माना जाता है आधार का। इसका केस भी हुआ था, आधार केस, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है इस पे जजमेंट दिए हैं। तो जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। और फिर इसमें हम आर्टिकल 21A ये बाद में जुड़ा है, ये अराउंड 2005 में ये ऐड हुआ था, 2005 और 2009 के तहत। इसका मतलब है शिक्षा का अधिकार। तो आपसे पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार कौन से उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, तो आप कौन सा आर्टिकल बताएंगे? आप बताएंगे शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, क्योंकि बहुत सारे जो है इसमें एक्टिविस्ट ने आंदोलन भी चलाए थे, और बहुत दिनों से बात हो रही थी, बहुत काफी इसमें वो हुआ था। और इसके बाद जो है फिर हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी एक वो चला था, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया, और इसमें फिर कुछ चेंजेस भी हुए थे कि आप अपने 6 से 14 साल के बच्चे को जो है, हर पेरेंट्स जो है वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और स्टेट की भी जिम्मेदारी रहेगी, जो राज्य है उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो ऐसे कानून अपने राज्य में बनाए कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा मुफ्त दी जाए। तो तभी सर्व शिक्षा अभियान बना। और प्राथमिक विद्यालय जो है इनके तहत यहाँ पर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दी जाती है। और अब तो आपको पता ही है कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर बच्चा 9 से भी पढ़ता है और वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें क्वेश्चन जो फी है वो बहुत नॉमिनल है ना। ये 6 महीने पे फीस लेते हैं और वो बहुत नॉमिनल फीस है। तो ये सब किसके तहत है? आर्टिकल 21A। तो याद रखना 21 कैपिटल ए है शिक्षा का अधिकार, कभी भी 21 मत समझना, क्योंकि इस
21 नहीं है, 21 तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 ए है शिक्षा का अधिकार। और 22 जो है ये काफी पॉपुलर है, ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन के लेकर है। डिटेंशन आपको पता ही है क्या होता है, डिटेंशन मतलब किसी पर्सन को डिटेन करके रखना, नजरबंदी में रखना, तो ये उससे संबंधित आर्टिकल है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप 6 महीने से अधिक किसी को नहीं डिटेंशन में रख सकते हैं, और अगर आपने रखा है तो आपको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से कि उसके बियॉन्ड भी आप किसी को डिटेंशन में रख सकते हैं। तो इसमें नजरबंदी का प्रोविजन, वो आप बेहतर जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जब लॉकडाउन लगा था तो वहाँ के बहुत सारे लीडर जो है उनको डिटेन कर दिया गया था, जैसे कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बहुत सारे हैं, उमर फारूक है, तो बहुत सारे जो वहाँ के लीडर रहे हैं उनको डिटेंशन में रखा था, और उनका डिटेंशन काफी टाइम तक चला था, मतलब बियॉन्ड 6 मंथ से 6 महीने से भी ज्यादा उनका डिटेंशन रहा था। तो ये आर्टिकल जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में है, और इन आर्टिकल को जो है हम यहाँ तक ही रखेंगे। और अब आपको जो मुझे बताना है वो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें एक तो 23 में लिखा हुआ है बंधुआ मजदूरी के बारे में, कि बंधुआ मजदूरी जो है ये खत्म कर दी गई है, और आप किसी को भी फोर्स्ड लेबर जो है आप नहीं रख सकते हैं। और दूसरा है आर्टिकल 24, ये है बाल श्रम से रिलेटेड, यानी कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, यानी कि हजार्डियस जो प्लेसेस है, यानी कि बहुत खतरनाक जगहें जो है, जैसे बम फैक्ट्रीज है या बारूद वाली फैक्ट्रीज है, कोयले की खदान है, बहुत खतरनाक खतरनाक जगहों पर जो है आप बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और इसमें एक और प्रोविजन लिखा हुआ है कि आप 14 साल से कम के बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है किसी भी जगह पर काम पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसकी पढ़ने की एज है। और आप चाय की दुकानों पर या कहाँ कहीं पर भी बाल श्रम जो है, बच्चे, छोटे बच्चे आप नहीं रख सकते, और अगर रखते हैं तो उनको पकड़ के ले जाएगी पुलिस। तो ये बाल श्रम में है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, आपको पता ही है 25 से 28, यानी कि आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या क्या दिया गया है कि आप अपना धर्म जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप जिसको भी मानते हैं, जो भी करते हैं आप वो कर सकते हैं। आप कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, यानी अपना मंदिर, मठ, मस्जिद जो भी है वो बनाने की स्वतंत्रता आपको है। उसके साथ साथ आपको अपनी जो धर्म है उसको फैलाने की भी स्वतंत्रता है, यानी उसको प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्जन अलाउ नहीं है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में ये है, ये दिया गया है ज्यादातर माइनॉरिटीज को, कि माइनॉरिटीज जो है अपने इंस्टीट्यूशन बना सकती है शिक्षा के, कल्चर के, और इसमें जो है अलाउ किया हुआ है। फिर है और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, अगर उनका कोई भी वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया है, शायद इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसमें जो है मेन जो आर्टिकल है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाले हैं, ये बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिएगा इनको याद, क्योंकि इसमें पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, और हमारी जो जीएस की क्लासेस हैं इस पे बने रही है, और कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।